हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर जो लास्ट क्लास हमने देखा था उसके अंदर ये देखा था कि एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है ना, और थोड़ी सी मैटर के बारे में हमने डिस्कस करा था। आज के क्लास में हम देखेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये देखोगे तो बहुत जगह यहीं से स्टार्ट कर देता, पर हमने मैटर के बारे में थोड़ा बताया और उसके बाद थोड़ा सा जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया और स्केलर के बारे में डिस्कस किया। तो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा 7 फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन से हैं? फंडामेंटल यूनिट क्या है? देखिए, वो बेसिक यूनिट जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल ही बेसिक हो, यानी किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल ही बेसिक हो। वो कौन कौन सा है? जैसे कि पहला मास, ओके, दूसरा लेंथ, क्लियर, तीसरा आगे भी हम देखेंगे टाइम, फोर्थ वन ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। फोर्थ वन मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर। नेक्स्ट वन ये तो सबको याद ही रहता है ना, नेक्स्ट एम्पियर, यानी आप कह सकते हो करंट, है ना, ये तो इसकी इकाई हो गई ना, इसको लिखता हूं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। नेक्स्ट है, आप कह सकते हो यहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। और नेक्स्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी, हिंदी वाले के लिए भी बता देता हूं मैं, है ना। देखिए, मास तो कुछ, लेंथ ये टाइम आप जान रहे हो, टेम्परेचर तो आप जान रहे हो, करंट मतलब धारा, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, जिसमें मोल से देखते हैं ना, पदार्थ की मात्रा, क्लियर, पदार्थ की मात्रा होती है ना। और यहां बात करें लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब सबको पता होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है जी? ज्योति तीव्रता, क्लियर। यूनिट देखना है इसका, बेसिक फंडामेंटल, ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका यूनिट देखना पड़ेगा। अब देखिए, मास ऑब्वियसली किलोग्राम में, है ना। यहां पे लेंथ मीटर में, लेंथ को किससे दिखाते हैं जी? मीटर में, और इसको L से डिनोट करते हैं, इसको मास को M से डिनोट करते हैं, अगर डायमेंशंस फॉर्मूला बोला जाए तो, है ना। टाइम बचा, टाइम क्या है जी? यहाँ पे टाइम के लिए किससे? सेकेंड में। अगर इसको बोलते हैं तो क्या लेते हैं? टाइम के लिए क्या लेते हैं जी? यहाँ पे T लेके चलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, टेम्परेचर क्या हो गया जी? केल्विन, इसको किस में लेते हैं जी? के अंदर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट करंट क्या हो गया? एम्पियर, धारा, है ना। करंट का क्या हो गया? एम्पियर, धारा, ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा, जिसको किस में डिनोट करते हैं जी? मोल के अंदर। क्या करते हैं? मोल, और इसके लिए मोल ऐसे ही यूज कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे बोलता है, नेक्स्ट बिल्कुल फंडामेंटल चीज है, ये सब आप लोगों को पता होता ही। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, यानी ज्योति की तीव्रता किससे मापी जाती है जी? कैंडला, है ना, CD, कैंडला बोले तो CD, ठीक है ना, कैंडला। तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। इससे कुछ और बनाए जा सकते हैं, कुछ और डिराइव किए जा सकते हैं, बट इसको ड्राइव करने के लिए किसी और यूनिट की जरूरत नहीं होती, उसे बोला जाता है फंडामेंटल। ऐसे में एक नाम आता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट को मिला के बनाए जाते हैं, दैट इज डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि फोर्स, है ना, फोर्स एक डेराइव्ड यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो होगा m इंटू ए मास इंटू एक्सीलरेशन, क्लियर ना। तो उससे जो बनता है, जैसे कि न्यूटन एक डेराइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि उसको अगर तोड़ा जाए तो उसके अंदर क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन, और सब बेसिक फंडामेंटल से मिलकर बना होगा, तो वो डेराइव्ड यूनिट होता है। तो हमारा मेन क्या है? हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल यूनिट में हमारी ये 7
फंडामेंटल यूनिट आते हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जान रहे, पर कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि जो बेसिक है क्विट ना करें, प्रॉपरली हम एक अपने एग्जाम बेस्ड पे जो हमारा टारगेट है कि हमको फिजिक्स ऐसा कर लेना है कि जेई में कहीं रुकना नहीं है, सीजीएल के अंदर आप कहीं अटकोगे नहीं, क्योंकि जेई वाला लेवल अगर करेंगे तो सीजीएल पकड़ा जाएगा, फिर आगे इस तरह के एग्जाम आरआरबी में पकड़ा जाएंगे। तो ये हमारा टारगेट है। चलिए अब हमारे है, ये तो हमारे फंडामेंटल यूनिट हुआ। अब बोला गया कि चलो ये तो सारे फंडामेंटल यूनिट में आ गए हमारे, लेकिन अब ये बताइए कि एंगल को कहां रखा आपने, एंगल को तो लेना पड़ेगा, कुछ फंडामेंटल एंगल भी होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमारे दो सप्लीमेंट्री एंगल, यहां पे सप्लीमेंट्री मैं लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी बनाए गए, ठीक है ना। दो सप्लीमेंट्री मतलब पूरक होता है, क्या होता है, पूरक इकाई, पूरा करने वाला एंगल में। तो दो कौन कौन से हैं, यहां तक आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। दो कौन कौन से हैं, पहला है इसमें प्लेन एंगल, क्या होता है, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है, ध्यान में रख लेना है बस, सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की बात कर रहा है, देखिए क्या कहता है, प्लेन, ये क्या है, प्लेन है ना जी, ये क्या है, प्लेन सरफेस है, ये कैसा है, प्लेन सरफेस है। इसमें एंगल की बात की जाए तो मैक्सिमम कितना होगा, 360। मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक प्लेन पर अगर चाप से घुमाया जाए तो मैक्सिमम कितना डिग्री हो सकता है, 360। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, क्यों ऐसा बोला हूं मैं, तो समझिए पहले प्लेन एंगल किस में डिनोट किया जाता है, जिस तरीके से इसका यूनिट हुआ, इसका ऐसे ही इसका भी यूनिट होता है रेडियन। इसका क्या किस में होता है, रेडियन के अंदर, ठीक है। और प्लेन एंगल कभी भी 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान में रहे। प्लेन एंगल कभी भी एक सर्कल पे, एक प्लेन पे अगर आप चाप कंप्लीट करोगे तो 360 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 पाई। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 पाई। ये दिमाग में रखे, बार ये भी पूछ देता है प्लेन एंगल मैक्सिमम कितने पे एग्जिस्ट करेगा, 2 पाई, मतलब 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री हो सकता है। अब बचा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए सॉलिड क्या, जैसे कि स्फीयर है, स्फीयर की अगर बात की जाए, जैसे कि गेंद है, एक स्फीयर है, उसमें तीनों डायमेंशंस है, यानी प्लेन के अंदर दो ही डायमेंशंस होते हैं। ये बोर्ड प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, क्या आगे का एक्सिस है, नहीं है, यानी दो एक्सिस होते हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सिस, ये प्लेन एंगल है ना, ये प्लेन है। लेकिन अगर कोई बोले सॉलिड एंगल, इसका मतलब जिसमें एक्स एक्सिस, वाई जे एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहां जेड एक्सिस आगे की ओर बढ़ा हुआ, यानी उसमें तीनों डायमेंशन हो, ये मोटी आगे हुए, इसकी मोटाई बढ़ जाए, तो क्या हो गया, तीनों डायमेंशन। जैसे कि स्फीयर हो गया है ना, स्फीयर में बात कर लूं, स्फीयर की एक गेंद की बात करो तो तीनों डायमेंशंस हैं, तो वहां पे समझिए उसकी एंगल जब हम निकालते हैं, यहां पे देखिए, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे लुमिनस, है ना, लुमिनस आप यूटिलाइजेशन के अंदर पढ़ोगे तो वहां पे सॉलिड एंगल की चर्चा होगी। चलिए यहां पे बात करूं मैं, तो यहां देखिए ये जो एंगल है, आप समझिएगा, ये एंगल जब निकालना होता है तो इसको ऐसे करोगे हाफ पे, इसको जब इसको खींचोगे तो हाफ पे ही क्या हो जाएगा इसका, 360 डिग्री। जब ये हाफ पे जाओगे तो 300, इसको जब ओपन करोगे, मान लो एक पॉइंट पे ओपन करोगे, सिर्फ आधा ही खोलोगे तो ये एक स्फीयर बना लेगा इस पॉइंट पे जाके, यहां से ओपन करोगे तो 360, और नीचे वाले मान लो किसी ने एक और स्फीयर को ओपन करने की कोशिश किया, वो भी यहां जाएगा तो कितना डिग्री देगा, 360। तो सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 720। कितना हो सकता है, यानी 4 पाई। कितना हो सकता है मैक्सिमम सॉलिड एंगल, कितना हो सकता है, 4 पाई। और समझिए जब ये इसका यूनिट रेडियन में है तो इसका होता है स्टे रेडियन। इसका कितना होता है, क्या होता है जी, स्टे रेडियन। क्लियर, एक का होता है प्लेन का रेडियन, तो सॉलिड का स्टे रेडियन, ठीक है। और बात करूं इसका मैक्सिमम 2 पाई हो सकता है, इसका मैक्सिमम 4 पाई हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए साइंस है, पीएचडी अपने को नहीं करना है, तो इसीलिए इस तरीके से करना है कि चीजें भी दिमाग में कलेक्ट हो और इसको अपन आगे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करके साइंस के हर क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही हर सब्जेक्ट में आपका अप्रोच होना चाहिए कि एक बार थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ने हैं, है ना। अपने को आईएएस के पेपर तो नहीं देने हैं, अपने को एग्जाम इस तरीके से कंपटीशन का देना है कि एक बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप अचीव कीजिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए, ताकि ये
ना हो कि हम किसी चीज को नहीं जान रहे, इसीलिए थ्योरी पढ़ते हैं। आप अगर मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर 4 बार आप क्वेश्चंस लगाओगे ना एग्जाम के, तो थ्योरी नहीं भी जो पढ़ा है वो भी क्वेश्चंस मारना शुरू कर देता है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी एक होती है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, इसीलिए हम नहीं लगाते। जरूरी थोड़ी नहीं कि थ्योरी जितना पढ़ लिया उसी सब क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं, ऐसा जरूर बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, 800, 2-2 हजार, 1-1 हजार फिजिक्स के 2-2 हजार क्वेश्चन। एग्जाम में कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तब आपको उससे एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं। तो क्या जितना पढ़ाया गया जरूरी है उसी से आ जाएगा? नहीं, उसमें लेकिन यह है कि हर टर्म को आप जान रहे होते हो, इसीलिए क्वेश्चंस को बना लेते हो, और माइंड में भी सेट होता है कि नहीं, फिजिक्स तो अपना पढ़ा हुआ है, इसीलिए आप बना लेते हो। तो प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, इसीलिए हम ये जो थ्योरी के साथ साथ 800 प्लस MCQ यहां पे दे रहे हैं। और भी ज्यादा होगा तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए चीजें उतनी आसान होगी। हम तो प्रैक्टिस यहां पे कराते हैं, पर हमारे पास अभी रिसोर्सेस नहीं है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो शायद मैं आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराता। खैर चलिए, ओके, अब मैं यहां पे देखने वाला हूं स्टैंडर्ड कुछ फिक्स वैल्यू। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, ये क्या है एक्चुअली, ये क्यों आए, और MSI सिस्टम इसमें क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कब ये इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट दूरी क्या होता है, स्मॉलेस्ट दूरी क्या होता है, लॉन्गेस्ट मास, सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट मास क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। चलिए, सबसे पहले हम कुछ देखेंगे यहाँ पे यूनिट्स के बारे में, है ना। आप समझिए, यूनिट्स कुछ फिक्स यूनिट, क्यों, कौन सा, कुछ फिक्स्ड यूनिट के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। फिक्स्ड यूनिट कौन सा, समझिएगा। यहाँ पे आपने एक पढ़ा होगा कभी FPS, नेक्स्ट पढ़ा होगा कभी CGS, नहीं पढ़ा हुआ, मैं पढ़ा रहा हूं अभी। देखिए, नेक्स्ट पढ़ा होगा MKS, ये यूनिट सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए, यहां देखिए क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। नो डाउट सबको पता ही होगा, इसको इसलिए जल्दी निकाल देता हूं, ठीक है ना। चलिए, बेसिक चीजें हैं ये सब, आप लोग 10th-12th में ये सब पढ़ते हो, बेसिक यूनिट। ये FPS सिस्टम, ये सब क्या है, ये सब हमारे सिस्टम है ना, यूनिट्स के सिस्टम है, यानी हमारे सिस्टम है ये सब, सिस्टम या यूनिट कह रहे हो। और किस तरीके से बेसिक यूनिट का हमारा पार्ट है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक लेता हूं लेंथ, है ना, नेक्स्ट ले रहा हूं मास, और नेक्स्ट ले रहा हूं टाइम। समझिएगा क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करता हूं। FPS स्टैंड क्या करता है, FPS क्या मतलब होता है, FPS क्या स्टैंड करता है, तो इस चीज के लिए समझना है आपको। FPS स्टैंड्स फॉर, यहां देखिए, फुट, फुट, है ना, FPS फुट, फुट होता है। चलिए, नेक्स्ट फुट, चलिए, P फॉर पाउंड, मास, ये मास का है, पाउंड। नेक्स्ट सेकेंड, सेकेंड, टाइम को तो सब में सेकेंड लिखिए, सबके साथ टाइम में सेकेंड आता है। CGS के लिए देखिए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और MKS क्या है, एक सेकेंड रुकिए रुकिए, सब आपको पता चलेगा, मीटर, है ना, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। देखिए, जब इंटरनेशनली ग्लोबल हम कह सकते हैं, ग्लोबल तरीके से क्या हुआ, जब सब में इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, हर कंट्री वाइज इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो सब ने अपने अपने तरीके से मेजरमेंट का कुछ ना कुछ मेथड लाया, मेजरमेंट का कुछ ना कुछ मेथड लाया। सपोज दैट मेरा किसी अदर कंट्री से कोई ऐसा इंटरकनेक्शन नहीं है, तो हमने खुद ही डेवलप किया कि किसी चीज को कैसे मेजर करने, इतनी दूरी को क्या बोलना है, किसी ने बोला इतनी दूरी को क्या बोलना है ना। तो उसने अपने अपने तरीके से मेजरमेंट के कुछ चीज फाउंड किए, कुछ फ्रेंच ने किया, है ना, कुछ किसी अदर कंट्री ने किया, तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग नाम भी पड़ा है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब कनेक्टिविटी ऐसी नहीं थी, तो सबने अपने अपने तरीके से अपने चीजों को, देखो अभी देसी जुगाड़ अपने होता है ना, कई चीज अपन देसी जुगाड़ कर लेते हैं, बहुत सारा चीज अपने तरीके से, लेकिन वही स्टैंडर्ड में उसका चीजें कुछ और होता है ना। तो वही चीजें होती है कि यहां पे क्या हो, मेजरमेंट सिस्टम में FPS सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, है ना, ये क्या है, फ्रेंच सिस्टम। आप देखिए, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। तो इन्होंने मेजरमेंट के लिए लाया फुट, पाउंड, सेकेंड। अब देखिए, पाउंड जब कब चल रहा था, ब्रिटिश सिस्टम जब था तब पाउंड चलता था, है ना। आपको इतना पता हो, आज भी
कहीं कहीं पाउंड का सिस्टम चलता है, जैसे कि केक के अंदर है ना, 1 पाउंड का केक अपन सब सोचते हैं 1 किलो होगा, ऐसा नहीं है। 1 पाउंड मतलब कुछ और होता है, उसका डाटा भी हम लिखेंगे यहाँ पे। तो पाउंड का मतलब अब यहाँ पे समझिएगा, तो ये जो है हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम सब अलग अलग कंट्री में लाया, अपने अपने तरीके से लाया, उस सिस्टम को आसपास की कंट्री भी अडॉप्ट किया। लेकिन अब क्या हुआ, जब ग्लोबल एकदम कनेक्ट हो गया एक दूसरे से, हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, तो आपका मेजरमेंट कुछ और था, इसका मेजरमेंट कुछ और था, तो एक रेफरेंस लेना पड़ा। वो रेफरेंस था हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वो रेफरेंस क्या था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसको एसआई यूनिट बोलते हैं। तो उसमें किसको माना गया, एमकेएस सिस्टम को। किसको माना गया, एमकेएस सिस्टम को। पहले अभी समझिए, सब चीज बता रहा हूं मैं, तो समझिए एफ फॉर फुट, पाउंड, सेकेंड, सबका उसी के नाम से है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सबका नाम आ रहा है। अब देखिए इसका सबका पहला फुट लेंथ के लिए है, सेंटीमीटर भी लेंथ के लिए है, ये भी मीटर लेंथ के लिए है। मास में क्या है, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। कोई पाउंड में चला रहा था मास, किसी चीज को पाउंड में माप रहा था, कोई ग्राम में माप रहा था, और कोई किलोग्राम में माप रहा है। अब टाइम के लिए तो सबने सेकंड को यूज किया है ना, इसका डेवलपमेंट भी बहुत पहले हुआ था। चलिए हम बात कर रहे हैं और भी चीज। अब समझिए फुट के लिए कोई फुट में नाप रहा है भाई, कोई सेंटीमीटर में माप रहा है, कोई मीटर में माप रहा है। अब समझिए एफपीएस सिस्टम, यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान रहे, जो भी मैंने पीडीएफ दिया हुआ है उस पीडीएफ में हर एक चीज नोट डाउन है, तो आपको बस एक तरीके से क्विक रिवीजन है ये। एक तरीके से कह सकता हूं कि आपको ऐप में अंदर देखिए, ऐप के अंदर क्या है, डाउनलोड्स नहीं होते। ऐप के अंदर क्या है, आपको स्टोर मिलेगा लॉन्ग टर्म तक, हमेशा ऐप को कभी भी खोलिए आप देख सकते हो। लेकिन जो आपके डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के रहते हैं, उस पीडीएफ को आप कभी भी खोल के देख सकते हो, कभी भी कैसे भी देख सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। लेकिन प्रिंट कॉस्टली हो जाएगा, इसीलिए, क्योंकि मैं अभी इसलिए दे दिया हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको प्रिंट करा लो अगर नीड है तो, क्योंकि मार्केट में बहुत जल्दी बुक्स आ जाएंगे, है ना। तो हैंड रिटन नोट्स भी है, जितना लिखा रहा हूं सबके हैंड रिटन नोट्स हैं विथ 800 MCQ है, इसीलिए आपके लिए एक तरीके से क्विक रिविजन बूस्टिंग हो गया ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए यहां मैं बात करूं अब यहां पे कि एफपीएस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोला जाता है। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है, ध्यान रहे, है ना, ये सब नोट डाउन है। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश, क्योंकि पाउंड किसके टाइम चलता था, जब इंडिया में भी पाउंड अभी भी कहीं कहीं है, हम जानते थे अंग्रेजों के जमाने में पाउंड का सिस्टम चलता था। सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम बोला जाता है, सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है। और एमकेएस सिस्टम मेनली इंट्रोड्यूस जो है, एमकेएस सिस्टम भी फ्रेंच के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब बैठक हुई 1960 ईस्वी में, जब मीटिंग हुई, तो इस एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम माना गया कि भाई तुम्हारा माप कुछ और है, तुम्हारा माप कुछ और है, तुम्हारा माप कुछ और है, यानी सबका मेजरमेंट अलग है। तो एक कॉमन मेजरमेंट तो लोगे ना, जिसके आपके क्या होंगे, कम्युनिकेशन आसान हो जाएंगे। अगर 1 केजी को हर कंट्री 1-1 केजी बोल रहा है तो कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। अब वो पाउंड में माप दिया, आप केजी में कन्वर्ट करो, तो ये मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए एक इंटरनेशनली मीटिंग हुई, जिसके बाद एक रीजन क्या आया, एक इंटरनेशनल यूनिट माना गया जो कहलाया एसआई यूनिट, जो कहलाया एसआई यूनिट। इन तीनों में से एक को मान लिया गया, जो है एमकेएस सिस्टम इज एसआई यूनिट। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या बहुत जगह स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऐसा भी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये कब आया, कई बार ये बोलता है एसआई सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया, एसआई सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो एक मीटिंग के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत जगह गलती रहता है किताब में, आज से इसको इंप्रूव कर लेना। ये 1960 ईस्वी में, कब, 1960 ईस्वी में एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। और एसआई सिस्टम एक एमकेएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम एक एमकेएस सिस्टम है। और एमकेएस सिस्टम कौन सा है, जो अपन डेली लाइफ में माने जाते हैं। मीटर को स्टैंडर्ड माना गया, किलोग्राम को स्टैंडर्ड माना गया, सेकंड को तो सब पहले से स्टैंडर्ड मान रहा था। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड एक स्टैंडर्ड और एसआई यूनिट होता है। इसीलिए हर जगह हम जब सिंबल भी देते हैं या कहीं मार्क भी करते हैं तो मीटर में करते हैं मोस्टली। उसके बाद
किलोग्राम में करते हैं वजन के लिए, और टाइम तो सेकंड में मोस्टली जगह यूज होता है। तो चीजें ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, और ध्यान रहे एमकेएस सिस्टम को और क्या बोला जाता है, तो मैं बता दूं एमकेएस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं एमकेएस सिस्टम, या ध्यान रहे इसी को बोला जाता है कौन सा, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, ये तो डेसिमल सिस्टम है, और इसी को बोला जाता है आपको मैट्रिक सिस्टम। हालांकि ये सब नहीं पूछता, हालांकि फिर भी मैट्रिक सिस्टम, ठीक है ना। इसी एमकेएस सिस्टम इज नॉन एज डेसिमल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। अभी कुछ और चीज बोलना है ना, अभी इसमें कुछ चीजें और बताने हैं, लेकिन कंफ्यूज ना करो, इसीलिए मैं बता रहा हूं एमकेएस सिस्टम इज डेसिमल सिस्टम, एमकेएस सिस्टम इज ए मैट्रिक सिस्टम, ठीक है ना। जबकि इंट्रोड्यूस इसको भी फ्रेंच के द्वारा ही किया गया था। चलिए अब समझिए, सीजीएस यानी सीजीएस को भी और एमकेएस सिस्टम को भी डेसिमल और मैट्रिक में ही रखा गया है, ठीक है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये सब पूछता नहीं है, तो अपने को उसमें ज्यादा उलझना नहीं है। चलिए, तो यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ध्यान रहे इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1960 में, बहुत जगह 1971, 1970 रहता है, गलत काट देना, बहुत जगह देखने को मिलेगा ये चीज, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, इस एसआई यूनिट कौन सा यूनिट लिया गया, एमकेएस को लिया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बराबर फ्रीक्वेंट आपको आता है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, सब पहले आप लोग पढ़ चुके हो, और ये सब इसका लेंथ के लिए होता है, ये मास के लिए होता है, ये आप नोन हो, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो चलिए हम कुछ और टॉपिक देखते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, अब मैं यहां पे देखने वाला हूं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है लार्जेस्ट, लेंथ में क्या लार्जेस्ट होगा, मास में क्या लार्जेस्ट होता है, और टाइम में सबसे लार्जेस्ट यूनिट किसको लिया जाया गया है। स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ में क्या है, सबसे मास में क्या है, और सबसे टाइम में क्या। अगर पता है तो अपने माइंड में रखिए, और डाटा भी कई बार दिमाग में रखना है, पूछे जाते हैं। चलिए क्या हो, लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट अगर बात की जाए तो होती है पारसेक। क्या होता है, पारसेक। क्लियर, लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक। और कोई पूछे एक पारसेक कितने के बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक पारसेक आपका 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। और आपसे कोई पूछे एक पारसेक को, लाइट ईयर तो भाई है, लेकिन एक पारसेक बराबर डायरेक्ट अगर लिखना है तो कितना होगा, एक पारसेक बराबर अगर लिखना है तो 3.08 क्रॉस 10 टू द पावर 16 मीटर। क्लियर, 16 मीटर। एक पारसेक 3.80 क्रॉस 10 टू द पावर 16 मीटर। लाइट ईयर में ये देखिए एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट, लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फर्मी। क्या होती है, फर्मी। अगर कोई बोल दे एक फर्मी बताइए कितना होता है, तो 10 टू द पावर, यहाँ पे ध्यान रखें 10 टू द पावर -15 मीटर। क्या है, 10 टू द पावर -15 मीटर। एक फर्मी कितने के बराबर होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट आपसे पूछता है मास, मास की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और मास की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। अब देखिए आप लोग फंसेंगे कहां पे, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बताइए न्यूक्लियस को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। न्यूक्लियस जो बहुत छोटा होता है उसको मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फर्मी। तो इसको मापने के लिए होता है फर्मी मीटर। क्या होता है, फर्मी मीटर। ध्यान रहे फर्मी मीटर होता है। तो फर्मी, तो न्यूक्लियस बहुत स्मॉल एलिमेंट, यानी न्यूक्लियस को मापने के लिए आप कह सकते हो किसका उपयोग करता है, फर्मी मीटर, क्योंकि फर्मी बहुत छोटा इकाई है और उसको मापने के लिए फर्मी मीटर का उपयोग करता है, और पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। चलिए मास के लिए पूछता है लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, तो मास के लिए होता है CSL। क्या है, CSL। इसका क्या मतलब है जी, चंद्र
चंद्रशेखर लिमिट। बड़ा नहीं, पहला सुन, बहुत कोई तो बोलता है कि सर पहली बार सुना हूं, ठीक है ना। तो मास की सबसे बड़ी इकाई चंद्रशेखर लिमिट है। चंद्रशेखर एक नोबलिस्ट था, क्लियर। चंद्रशेखर एक नोबलिस्ट था। और 1 CSL कितने के बराबर होता है? एक चंद्रशेखर लिमिट जो होता है 1.4 टाइम इंटू मास ऑफ सन, यानी 1.4 गुना मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। अगर तो फिर सूर्य का मास कितना है जी? 1.4 क्रॉस सन का मास कितना है? 2 क्रॉस 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। क्लियर। 1.4 प्लस मास ऑफ सन कितना है? 2 क्रॉस 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। दिस इज द मास का लार्जेस्ट यूनिट CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ये एक नोबलिस्ट भी था, क्लियर, ये एक नोबलिस्ट भी था। चलिए नेक्स्ट बात करूं स्मॉलेस्ट यूनिट। तो मास की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो कम से कम पढ़े है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लिजिबल मास माना गया। इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना गया? नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन से ऊपर कौन है जी? मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन से ऊपर क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है जितना मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, क्लियर। तो यहां पे समझिए, तो उसका इकाई किसके बराबर होता है जी? उसके लिए कहा जाता है AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। मास की सबसे छोटी इकाई AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। कोई आपसे पूछ दे एक AMU कितने के बराबर होता है, तो आप कहोगे 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। क्लियर है चीजें। ये मास की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको AMU बोला गया। और ये AMU कहां से रेफरेंस लिया गया? इतना कम छोटा मास कहां से रेफरेंस लिया गया? दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। यानी आप कह सकते हो एक AMU इज इक्वल टू होगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इतना ही होता है, मास ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है जितना मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी उतना ही होता है और जिसका भार इतना ही होता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दें। अब चलो किसी को ये भी पता, कई बार ये भी पूछ देता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं ना, अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं, पर क्या उठ के आ जाएगा कोई नहीं जानता, है ना। तो ऐसे कंडीशन में मास ऑफ प्रोटॉन, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कोई बोले भैया यही बता दो। अब ले ये तो पढ़े ही नहीं थे, अब केमिस्ट्री तो अपन अभी पढ़ नहीं रहे, नहीं तो केमिस्ट्री में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान रखे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर कोई बात कर ले, EM दिया हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है जी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मास ऑफ प्रोटॉन की मास का 1837वां भाग होता है। अब समझिए भाई, एक तो प्रोटॉन का मास अपने ही नेगेटिव में इतना कम है, उसका भी 1837वां भाग होता है। ये कौन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इतना कम होता है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? नेग्लिजिबल। क्या माना जाता है जी? नेग्लिजिबल, ठीक है। नेग्लिजिबल माना जाता है किसको? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। हालांकि इसका भी मास का वैल्यू होता है, अब भागा दे के दे दीजिए, जो भी मान आएगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है ना। पर ये नेग्लिजिबल माना जाता है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड जो मापने का रखा गया वो AMU रखा गया। और AMU का डिफरेंस कौन है? मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है जितना मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे आता हूं मैं, टाइम की सबसे बड़ी इकाई क्या है जी? अब कोई जब ऑफलाइन क्लासेस में जब पूछता हूं ना, तो अलग अलग डिफरेंट वेराइटी के आंसर आने लगते हैं। अब बहुत तो ये भी बोलता है कि सर सुने ही नहीं है। चलिए, टाइम की सबसे बड़ी इकाई होती है कॉस्मिक ईयर। क्या होती है? कॉस्मिक ईयर। समझ लीजिए, कॉस्मिक ईयर। टाइम की सबसे बड़ी इकाई कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर कितने के बराबर? अब बात तो ये भी होनी चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि कॉस्मिक ईयर पढ़ लिए तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पड़े उसको बना लेना चाहिए। तो एक कॉस्मिक ईयर कितने का बराबर होता है? तो 250 मिलियन। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहां से बनेगा। मिलियन ईयर होता है 250, यानी 250 मिलियन ईयर। एक सिर्फ
कॉस्मिक ईयर के बराबर होता है। क्लियर? एक कॉस्मिक ईयर के बराबर 250 मिलियन ईयर। अब 250 मिलियन, बहुत कोई कंफ्यूज होगा कि मिलियन क्या है। देखो आजकल मिलियन समझने के लिए सबसे बेहतरीन है, सबके सब्सक्राइबर देख लो यूट्यूब के, है ना। यूट्यूब के 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन, 10 मिलियन, ये चैनल 10 मिलियन सब्सक्राइबर, वो चैनल 20 मिलियन, विवेक बिंद्रा 15 मिलियन, तो ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं। तो वहां से मिलियन से एक चीज दिमाग तो चल जाएगा कि 100 के लिखा रहता है, बहुत जगह क्या लिखा रहता है 100 के, मतलब क्या 1000, तो 100 के मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर। अब बहुत जगह रहता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, इसका मतलब कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन। 10 लाख किसी का अगर सब्सक्राइबर हो रहा है तो 1 मिलियन के बराबर हो गया। तो लिंक नहीं बैठ रहा है, दिमाग में बैठ गया होगा। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब सोचो ऐसे ऐसे 250 मिलियन ईयर, तो कॉस्मिक ईयर बहुत बड़ा हो गया कि नहीं। क्योंकि बहुत बैक में जाने के लिए कॉस्मिक ईयर का उपयोग कर लेंगे, ब्रह्मांड में इस सब चीज का यूज करते हैं कॉस्मिक ईयर का। तो 250 मिलियन, तो हम मिलियन के बारे में आगे भी चलेंगे, क्योंकि मिलियन तो इसका मतलब सबसे नीचे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में कौन सबसे नीचे, तो मिलियन सबसे नीचे। क्योंकि लाख अभी सुन ही रहे थे तो मिलियन मिला, मिलियन सब्सक्राइबर, बिलियन सुने हो नहीं, क्योंकि 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है, और फिर 1000 बिलियन बराबर 1 ट्रिलियन होता है। ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, सबसे कम जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन में मिलियन ही होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे लिए टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है टाइम का, तो हम कहेंगे सेक। क्या होता है जी? सेक। टाइम की सबसे छोटी इकाई होती है सेक। अगर कोई कहे 1 सेक बराबर क्या होता है, तो 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी सेकेंड का भी फ्रैक्शन पार्ट। क्लियर? सेकेंड का बहुत छोटा सा पार्ट कौन सा है हमारा? सेक होता है। अब इसका उपयोग कहां भाई, सेकेंड अपने आप में कम है, अरे मिली सेकेंड ले लेते, इस सेक क्यों ले लिए? सिंपल सी बात है। देखो सेक का उपयोग कहां होता है? एटॉमिक एक्सप्लोजन में या हाइड्रोजन बम के कंडीशन में। जब एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है कोई चीज, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, इतना कम टाइम में हर चीज तबाह होकर रह जाता, तबाह हो जाता है, इसीलिए हम वहां पे यूज करते हैं सेक। एटॉमिक एक्सप्लोजन में खासकर इसका उपयोग होता है कि बहुत कम टाइम में चीजें इवेंट कंप्लीट होता है, इसीलिए यहां पे सेक का उपयोग किया जाता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रहे। अब ये भी माइनस रखें प्लस रहे, ये भी बड़ा लोचा है, इसकी भी ट्रिक मैं बता दूंगा। लेकिन अब देखिए इस कॉलम में आने वाला सब नेगेटिव है, ये भी ध्यान रहे। 10⁻⁻15 -27 और -8। तो कभी कंफ्यूज नहीं करना कि माइनस था कि प्लस था, इधर वाला में सब में पावर में माइनस से था, सब में पावर में माइनस था। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ चीजें बताते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। 1 सेकेंड बराबर 1 सेक बराबर 10⁻+8 सेकेंड होगा, या फिर कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है कि बताइए 1 सेकेंड में कि 10⁻10 सेक होगा। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। आज उस कंफ्यूजन को भी हम दूर कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि पीडीएफ के अंदर एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है, ये चीज सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आप यहां पे मैं अब कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्या कि बच्चे कंफ्यूज कहां रहते हैं कि कौन पावर बड़ा और कौन छोटा, ये बड़ी चीजें हैं। अब समझिएगा यहां पे सपोज दैट क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान खाली रखना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर, समझिएगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यहां से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कौन किसके बराबर, कौन ज्यादा कौन कम, यही कंफ्यूजन में रहते हो ना। तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर क्या हो गया है आज इसको, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब इसी को लिखा जा सकता है 10⁻² सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या फिर यह भी लिखा जाता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। ये भी तो लिखा जाएगा ना, ये नीचे गया तो। अब समझिए कि लॉजिक अपने आप दिमाग में रह जाएगा। खाली आपको ये पता होना चाहिए माइनस प्लस कहां लगेगा, ये मैं बता दूंगा, लेकिन आपको खाली इतना दिमाग में रखना है कि किस में कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है, खाली इतना दिमाग में रखना है भाई। अगर ये भी दिमाग में नहीं रख पाओगे तब तो फिर गए काम से, फिर काहे अपन यहाँ है, इंजीनियर है तो करिए लोगे। चलिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं
कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है इंजीनियर ही हो, कोई भी कर लेगा। चलिए सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर और मीटर में कोई भी कहेगा सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर बड़ा होता है, क्या कहेगा, सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। जो मैं कॉन्सेप्ट लगा देने जा रहा हूं ना, आप हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। चलिए सेंटीमीटर कोई कहेगा छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, समझिएगा जो बड़ा होता है मीटर तो उसके साथ हमेशा गुना पावर में माइनस का रहेगा, जो बड़ा चीजें होता है उसके साथ पावर गुना हमेशा माइनस करेगा, और जो छोटा यूनिट होता है, जो छोटा यूनिट होता है उसमें बड़ा गुना होता है, उसमें बड़ा गुना होता है। समझिए क्या बोल रहा हूं, देखो भाई ये बड़ा है ना तो उसके साथ छोटा होगा, तभी ना बड़ा को छोटा कंप्रोमाइज करके छोटा हुआ, ये ऑटोमेटिक छोटा है तो ये बड़ा से गुना है, बड़ा इसको क्यों, अब बोलो एक कौन सा बड़ा है, अरे भाई 10⁻⁻² के तुलना में एक तो बहुत बड़ा है, क्लियर है, 10⁻⁻² के तुलना में एक बहुत बड़ा है, इसीलिए जब ये सेंटीमीटर छोटा है तो एक से गुना है, और ये मीटर है बड़ा है तो इसमें कम से गुना है, ताकि इधर का गुणनफल इधर के बराबर है, बराबर नहीं लिखे हैं, चीजें क्लियर है। तो ये भी चीज दिमाग में रखना है और आपको पता होना चाहिए हमेशा। अब देखिए अगर ऊपर वाली की बात करें तो यहाँ मीटर है तो एक है, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ इतना है, तो छोटा है तो इस पे 100 से गुना है, ये बड़ा है तो 1 से गुना है, ठीक है, नहीं ये चीजें हो सकती है, आप आसानी से दिमाग से रख सकते हो। अब सेक बड़ा की सेकंड बड़ा, तो आपको पता होना चाहिए सेक छोटा है, सेक छोटा है और सेकंड उससे भी बड़ा होता है, सेक छोटा होता है सेकंड उससे भी बड़ा होता है, तो जब सेकंड है और सेक को बराबर करने जाएंगे तो ये बेचारा छोटा है, ये बेचारा बड़ा है, तो कभी भी इसमें 10⁻+8 से गुना हो सकता है, कभी भी +8 से गुना हो सकता है, नहीं कभी भी होगा तो -8 से गुना होगा, क्या होगा, -8 से गुना होगा। जैसे गलती से कभी अपन 1 मीटर बराबर 10⁻⁻² सेंटीमीटर करने के लिए सोच दें, अगर गलती से भी सोच दें तो सोचिएगा कि एक तो बेचारा सेंटीमीटर अपने कम, ऊपर से उससे -2 से गुना कर दिए, तो मीटर के इक्विवेलेंट कभी हो सकता नहीं, इसका मतलब ये गलत होगा। ये आपका लॉजिक होना चाहिए, ये मैं बता दिया, आप कहीं भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको क्विट करके भी निकल जाता, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि समझाऊं तो जो भी चीज समझाऊं, हो सकता है 2 घंटा मैं एक्स्ट्रा ले लूं साइंस में, फिजिक्स में, है ना, पर एक बार चीजों समझ के करोगे ना तो वो लॉन्ग रन जाएगा। हड़बड़ाहट में 4 घंटा कम ले लोगे लेकिन 4 बार पढ़ना पड़ जाता है, यही डिफरेंस होता है, चाहे टेक्निकल के कोई भी सब्जेक्ट्स हो। इसीलिए मैं इस तरीके से उठाता हूं कि एक एक चीज दिमाग में बैठाता हूं, खासकर टेक्निकल में मैं तो एनिमेशन से इस तरीके से कर दिया हूं कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाते हैं मशीन, बच्चों के दिमाग में बैठता है पावर सिस्टम, बच्चों के दिमाग में बैठते हैं एक एक मेजरमेंट। चलिए आगे देखते हैं।